नमस्ते भारत। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्र। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन भारत पर। धन्यवाद। तो आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस पर, और कोरोना वायरस के बाद जो नुकसान पूरे देश को और पूरी दुनिया को, मानवता को, सभ्यता को होने वाले हैं, उन नुकसानों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके कारणों पर भी चर्चा करने की कोशिश होगी, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जब आपके पास लाखों करोड़ों की धन दौलत है, आपके पास लाखों करोड़ों सगे संबंधी और आपके संबंधित लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, लेकिन जब कोरोना आपके पास आएगा तो ना तो आपके पास वो पैसा आएगा और न ही आपके वो दोस्त और यार आएंगे। इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कि इस कोरोना के दौर में मध्यम वर्गीय लोग कहां पहुंच गए हैं। ये भी समझने की जरूरत है कि इंसान को प्रकृति के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए, और ये भी समझने की जरूरत है कि इंसान जो अहंकार में भाग रहा था, पैसा कमाने की खातिर, शोहरत की खातिर या फिर किसी और चीज की खातिर, इंसान को उसे अब भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर इंसान इस काल में नहीं समझा तो शायद उसे कोई नहीं संभाल सकता। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल जी, हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो आने वाले वक्त में लोगों को बहुत प्रभावित करने वाला है। मुद्दा है भाई रोजगार का, मुद्दा है रोजी रोटी का। भाई जो कमजोर थे उनके लिए पहले भी काम चल रहा था, बिल्कुल निम्न वर्ग थे, और आज स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, उन्हें मिलता रहेगा, और जिनके पास ज्यादा है उन्हें भी मिलता रहेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास था वो कहाँ रह जाएगा और उसके बाद वो करेगा क्या? जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है नकुल जी। ये देखिए कि जो सक्षम लोग समाज में रहे हैं और हैं, उन्हें इस दौर में भी अभी तक कोई समस्या नहीं हो रही। बड़े आराम से हैं, बड़े आराम से उन्हें भोजन मिल रहा है और अपना एंटरटेन कर रहे हैं, और अपना एंटरटेन करता हुआ वीडियो समाज और देश दुनिया के सामने भेज रहे हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, सरकार उनकी बहुत अधिक चिंता कर रही है, और ये सरकार की मानवीय संवेदनाएं हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार किसी को भूखा नहीं छोड़ रही। रही सही कसर स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा दवा, खाद्य सामग्री आदि पहुंचाकर पूरा किया जा रहा है। इसमें जो सबसे अधिक पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है, वो है मध्य वर्ग, और उसमें भी निम्न मध्य वर्ग। अब देखिए, लॉकडाउन को हुए 1 महीना होने को है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतनी बचत नहीं होती कि वो अपने आप को 1 महीने से अधिक संभाल सके। अब उनके जो भी रोजगारी लोग हैं, जो भी वेतन वाले लोग हैं, उनके वेतन आने का समय है। बहुतों के वेतन आ चुके हैं, आधे अधूरे। कंपनी के द्वारा सरकार ने कंपनियों से, संस्थानों से आग्रह किया कि उन्हें उनकी वेतन न काटी जाए, उनको नौकरी से न निकाला जाए। लेकिन कंपनियों की भी अपनी दलीलें हैं, कल कारखानों की भी अपनी दलीलें हैं कि जब हमारा काम नहीं चल रहा तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो सीधे सीधे ऐसे तो नहीं कह रहे, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपने कंपनी के लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आप कॉपरेट कीजिए, और आधी अधूरी सैलरी भेजी जा रही है। जहां से लोगों से जानकारियां हासिल हुई है और लोग बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। और बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक, आज की डेट तक सैलरी नहीं भेजी है। वे अपने मालिकों की तरफ, अपने संस्थान के बड़े लोगों की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। वो देख रहे हैं, डेली अपना मैसेज चेक करते हैं, कहीं बैंक से कोई मैसेज तो नहीं आया जिस सैलरी आ गई हो, और हर रोज वो देखने की शाम में कोशिश करते हैं और मैसेज नहीं आ रहा। बिल्कुल, समस्या तो देखिए सभी के सामने आनी है। जो नौकरी कर रहा था उसके सामने भी समस्या आनी है, जो अपना छोटा सा रोजगार कर रहा था उसके सामने भी समस्या आनी है। लेकिन इनका प्रभाव कितना बुरा पड़ने वाला है, क्या इंसान कर्ज में दबने वाला है, क्या मतलब उसके सामने स्थिति आ सकती है? अब यही चीज मैं आगे बता रहा हूं कि अब ये है कि ये मध्य वर्ग वो वर्ग है जो अपने आप को एक ऐसा वर्ग समझता है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि सरकार इसे कोई मदद नहीं कर रही। स्वयंसेवी संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के पास अपने भोजन के लिए वो जाएंगे नहीं। ऐसे में वो, उनके पास कर्ज के बोझ तले दबने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
और मेरा जिस तरह से मैं स्थिति को देख रहा हूं और आकलन कर रहा हूं, उससे मैं यही समझ पा रहा हूं कि अगर सरकार कोई बड़ी कोशिश नहीं सरकार के द्वारा की जाती है तो ये लोग हो सकता है कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना के बाद अपनी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबे हुए अवसादों से शायद नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए सरकार को भी बहुत चिंता करनी है। सरकार को राहत पैकेज घोषित करना चाहिए ऐसे निम्न मध्य वर्गीय लोगों के लिए जिनकी जो आमदनी है वो बहुत सीमित है। वो डेली कमाने डेली खाने वाले तो नहीं है, लेकिन एक महीना से अधिक की उनके पास व्यवस्था भी नहीं होती। तो उनके लिए, क्योंकि उनका अपना ईएमआई जा रहा होता है, उनके मकान मालिक रूम रेंट जा रहा होता है, महीने का राशन जा रहा होता है, दूध पानी जा रहा होता है, तो इसलिए अब वो सब खत्म हो गया होगा ऐसा मैं मानता हूं और स्थितियां वही हैं। और इस दौर में भी जो दुकानें आवश्यकताओं वाले हैं वो लोग भी आज के दौर में भी कालाबाजारी कर रही हैं। आज भी जो सामान खाद्य सामग्रियां 50 रुपए के हैं वो 70-80 रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकार की इतनी घोषणाओं के बावजूद, पुलिस की इतनी चौकसी के बावजूद लोग ऐसे कर रहे हैं। तो एन भारत के माध्यम से मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, आप संभल जाइए। कम से कम भगवान से डरिए, सरकार से मत डरिए लेकिन भगवान से जरूर डरिए, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, चोट बहुत अधिक होती है। तो बिल्कुल उसी प्रकृति की बात मैं भी कर रहा था। जिक्र करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रकृति के साथ इंसान हमेशा खेलता है। जी। हमने पहाड़ों को काटा, हमने बहुत हाईटेक फ्लाईओवर्स बनाए, हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाकर अपने बड़े बड़े बंगले बनाए जी। लेकिन आज जब प्रकृति हमें नुकसान पहुंचा रही है तो हम सब घरों में कैद हैं और इसे समझने की ये जरूरत है कि कितना भयावह दृश्य है कि प्रकृति ने एक चोट दी है, थोड़ी सी चोट दी है और आप सब घरों में कैद हैं। और अगर थोड़ा सा भी अगर आप बाहर निकले तो आप समझिए सारे के सारे खत्म है। बिल्कुल। तो क्या इस दौर में प्रकृति के बारे में समझने की जरूरत है। मैं बात करूंगा स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे भाई। सरकार ने कहा स्मार्ट सिटी बनाने हैं, बहुत सारे स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और बहुत बड़ा विकसित तो नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या आज के दौर में हमें स्मार्ट सिटी की जरूरत है। हमें लगता है कि हम गांव को स्मार्ट करना चाहिए जहां पर कोरोना नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग होती थी, जहां पर हरियाली होती थी, उन गांव की तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपसे मैं सहमत हूं और उससे एक कदम और मैं आगे बढ़ता हूं। आपने कहा सिटी को नहीं बल्कि गांव को स्मार्ट आप बनाइए। मैं कहता हूं कि आप सिटी को बनाना है बना लीजिए, गांव को भी बनाइए, लेकिन उससे बेहतर जरूरत है सिटीजन को स्मार्ट बनाइए। और सिटीजन को स्मार्ट होना चाहिए, आपको अपने जीवन जीने के तौर तरीकों को स्मार्ट करना है। आपको किस तरह से अपनी आवश्यकता भी पूरी करनी और प्रकृति को भी बचाना है, ये देखना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। हर काम सरकारें नहीं कर सकती, हर काम के लिए सरकार को आप दोष नहीं दे सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको खुद जिम्मेदारी उठानी होगी। आप देखिए, कोई विश्लेषण आ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि अभी तक कोई भी सन्यासी कोरोना पीड़ित नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस पद्धति को अपनाइए, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक जीवन जीने की कला है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है कि कोई सन्यासी आज की तारीख में कोरोना पीड़ित नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, जो लोग यज्ञ हवन आदि करते हैं, अपने घरों की जो व्यवस्था है वो सकारात्मक वाइब्रेशंस के साथ रखते हैं, प्रकृति के अनुकूल रखते हैं, उन्हें आज भी कोई समस्या नहीं है। अगर बाहरी लोग जब तक आकर उन्हें पीड़ित नहीं करेंगे तब तक वो बचे हुए हैं। तो इस और हमसे दुनिया आज सबक ले रही है, भारतीय जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयास कर रही है। और एक हम है, एक भारतीय है कि खुद अपनी जीवन पद्धति से दूर जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियों की ओर जा रहे हैं। और एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, कोरोना काल से पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, उससे पहले हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती थी, यानी कि पूरा हिंदुस्तान आपको बीमार नजर आता था, हॉस्पिटल चले जाए। आज की तारीख में वही लोग अपने घरों में कोई बीमार भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं, आप फास्ट फूड से बचे हुए हैं, आप अपने जीवन को आपने संयमित किया है, तो आप हॉस्पिटल से दूर हैं, अन्यथा आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते। तो ऐसों में
जीवन बहुत पद्धति जो है बहुत बहुत आवश्यक जरूरी है है। जी। बहुत आवश्यक है जीवन पद्धति का होना। और अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें तो सनातन संस्कृति इस तरह की संस्कृति हुआ करती थी कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जाता था। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में घर भी इस तरीके से हुआ करते थे कि कम से कम 100 कदम की दूरी एक घर से दूसरे घर में हुआ करती थी, ताकि एक घर से कोई दूर एक अपने घर के बाहर बैठता था, दूसरा अपने घर के बाहर बैठता था और वहीं पर वार्तालाप चलता था। लेकिन आज अगर शहरों की बात करें, प्रकृति के साथ खेलते खेलते हम इतने नजदीक आए हैं एक दूसरे के। छोटे छोटे फ्लैट्स में ऊपर इंजीनियर साहब रह रहे हैं, नीचे डॉक्टर साहब रह रहे हैं और बगल में कह सकते हैं कि भाई कोई सर्विसमैन रह रहा है। तो बिल्कुल करीब करीब जब आए हैं तभी प्रकृति हमें नुकसान पहुंचा रही है और इसी चीज को समझने की जरूरत है। जी। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि जरूरी यही है हम लोग समझे आज कोरोना के इस काल में कितना भयंकर समय आ चुका है। इसे गंभीरता से समझिए कि आज कोरोना अगर अच्छी तरह फैल गया तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आयन भारत। जय हिंद।